प्रिय छात्र छात्राओं एवं मेरे स्नेही मित्रों, आपका दिन शुभ हो। हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। पिछले वीडियो में आपने इष्टुत्व संधि को पढ़ा था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरा निवेदन है कि इस संधि को और अच्छा समझ पाएंगे यदि आप पिछला वीडियो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इष्टुत्व संधि का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि आज का जो सूत्र है इष्ट न इष्टु, वह सूत्र पिछले सूत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इष्ट न इष्टु को यदि आपको समझना है तो इष्ट न इष्टु को समझना होगा। हालांकि मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप वह वीडियो अवश्य देख लें। क्योंकि इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि दोनों में बहुत अधिक समानता है। जहां इष्टुत्व संधि में तालव्य सकार और चवर्ग होता है, वहीं इष्टुत्व संधि में मूर्धन्य सकार और टवर्ग होता है। शेष बातें समान होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको इष्टुत्व संधि को करना है। तो आइए देखते हैं नियम और सूत्र उदाहरण के साथ। आइए, अब इष्टुत्व संधि को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इष्टु क्या है। मैंने यहाँ पर इष्टु को समझाने के लिए सबसे पहले तो आप इष्टु में दो बातें हैं, एक तो मूर्धन्य सकार और एक टवर्ग। तो सकार और टवर्ग ये दो संधि होने पर आदेश होंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि यह दो ही मूर्धन्य सकार और टवर्ग संधि के पश्चात आपको फल के रूप में, निष्कर्ष के रूप में दिखाई देंगे। तो इसीलिए इस संधि का जो नाम है इष्टुत्व संधि पड़ा। यहीं पर आपको बता दूं कि पिछली संधि जो मैंने पढ़ाई थी वो इष्टुत्व संधि थी। क्यों? क्योंकि इष्टुत्व संधि में तालव्य सकार और चवर्ग का महत्व था, तालव्य सकार और चवर्ग का। इसीलिए वहां पर संधि होने के पश्चात तालव्य सकार और चवर्ग निकल कर आता था, इसलिए उस संधि का नाम था इष्टुत्व संधि। और इस संधि में मूर्धन्य सकार और टवर्ग आएगा, इसलिए संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। अब इसका जो सूत्र है वह क्या है? इष्टु न इष्टु। इस सूत्र को समझने के लिए पिछले सूत्र अर्थात इष्टुत्व संधि का जो सूत्र था स्तोह इष्टु न इष्टु में से स्तोह को आपको यहाँ पर फिर से समझना होगा, जिससे आप समझ सकेंगे स्तोह इष्टु न इष्टु का तात्पर्य। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर फिर से आपको बता दूं कि अब व्यंजन संधि में ये दोनों संधियों में इष्टुत्व में भी और इष्टुत्व में भी ये पूर्व वर्ण और पर वर्ण का कोई विशेष नियम नहीं है। मैं जिन वर्णों को मैं बता रहा हूं वो पूर्व में भी हो सकते हैं और पर भी हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि केवल पूर्व वर्ण में ही आपका दंत सकार और तवर्ग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सारी प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित आपको बताने का मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ पर देखिए, दंत सकार और तवर्ग जरूर होगा जब आप इष्टुत्व या इष्टुत्व कोई संधि करें। कैसे निर्धारित होगा कि इष्टुत्व है या इष्टुत्व है? तो इस दंत सकार और तवर्ग के साथ यदि तालव्य सकार और चवर्ग का योग होगा तो इष्टुत्व संधि होगी। ये मैं पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर यदि सकार और तवर्ग के साथ मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होता है तो इष्टुत्व संधि होगी। इतना सा अंतर आपको याद रखना है कि दंत सकार के पश्चात यदि मूर्धन्य सकार हो तो दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं उदाहरण से आपको बताऊंगा। ये तीनों उदाहरण मैंने सकार के ही
यहाँ पर आपको समझाने के लिए हैं। पहले नियम समझ लीजिए। इसी प्रकार यदि ता वर्ग के साथ ता वर्ग के पश्चात मूर्धन्य षकार और ट वर्ग आता है तो ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः ट वर्ग हो जाता है। अब ता वर्ग और ट वर्ग के उदाहरणों को भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जो दंत सकार है उसके उदाहरणों को आप कैसे करेंगे। पहले उदाहरण समझ लीजिए, फिर आपको बताता हूं एक बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, अब देखिए रामस षष्ठा। तो रामस षष्ठा में जब आप संधि करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ दंत सकार है और परे मूर्धन्य षकार है। ऐसी कंडीशन में आप दंत सकार को मूर्धन्य सकार बना दीजिए। बस इतना काम आपको करना है और आपकी संधि हो जाएगी। अब आप जोड़कर जब लिखेंगे तो चूंकि हल चिन्ह लगा है, आप आधा लिखेंगे और आपकी संधि हो जाएगी, जो कि संधि कही जाएगी इष्टुत्व संधि। आपने दंत सकार को मूर्धन्य सकार बना दिया, क्योंकि जो सकार परे हो उसी को आगे कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन पहचान है। फिर से देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर तो मूर्धन्य सकार था, तो आपने आगे वाले को मूर्धन्य बना दिया। सिंपल। जो पीछे था उसे आगे भी बना दिया। अब यहाँ पर तो पीछे सब है ही नहीं, पीछे सब ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तब समझिए। तो यहाँ पर जो दंत सकार है उसके पीछे ट वर्ग है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, यदि सकार के पश्चात चाहे श हो या ट वर्ग हो तो त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है और सकार की जगह पर षकार हो जाता है। यहाँ पर देखें, अब आप देखिए यहाँ स है, तो स के स्थान पर आप पर मूर्धन्य सकार कर देंगे, क्योंकि परे ट वर्ग है और परे ट वर्ग होने के कारण जब आप इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हल चिन्ह है, षकार आधा हो जाएगा और परे ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही आप लिख देंगे और बन जाएगा रामस टीकते। रामस षष्ठा और रामस टीकते दो उदाहरण आपने बना दिए। इसी प्रकार यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये तीनों उदाहरण मैंने सा के लिए हैं। सा के अंतर्गत आपको तुमने उदाहरण लिए हैं, क्योंकि और कंडीशंस भी मैंने बदली हैं। यहाँ पर सकार के पीछे मूर्धन्य सकार है, यहाँ पर सकार के पीछे ट वर्ग का ट है और यहाँ पर भी ट वर्ग का ठ है। देखिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप अपने सा को अलग कर लीजिए, फिर पीछे क्या है, ठ है और ठ देखिए आपका ट वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है। इसका मतलब है कि इस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ध, चलिए अभी पहले पूरा लिख दीजिए, अगली बार में अब जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर हल चिन्ह है, अर्थात जो षकार है आधा हो जाएगा और आपकी संधि हो जाएगी। इस प्रकार ये तीन उदाहरण आपने जो लिए हैं वो सकार से संबंधित उदाहरणों को आपने समझ लिया कि यदि सा के पश्चात श है तो इस सा को सा में बदल दीजिए। अब यहीं पर आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे इष्टुत्व संधि का, तो वहां पर क्या करना है, जो मैंने अभी कहा आपसे ट्रिक बताता हूं, वह यही है कि यहां पर समझ सकते हैं, यदि सा के बाद, ठीक है, यदि सा के परे मूर्धन्य षकार आता है तो इस सा को मूर्धन्य बना दीजिए। ठीक है, और यदि सा के पश्चात तालव्य सकार आता है तो तालव्य सकार आने के पश्चात तो उस दंत सा को सा बना दीजिए। ठीक है, तो आपने तालव्य बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि दंत सकार बदल जाएगा, यदि उसके परे तालव्य है तो तालव्य में बदल जाएगा,
यदि उसके परे मूर्धन्य है तो मूर्धन्य में बदल जाएगा। इतना आप तैयार कर ही सकते हैं। इन 3 बातों को हमेशा नोट कर लीजिए। ये मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। एक स्तु, एक इश्चु और एक इष्टु, इनका आपस में एक कह सकते हैं चोली दामन का साथ है। इन तीनों का कैसे, जब दंत सकार होगा तो देखिए तावर्ग साथ होगा। दंत सकार के साथ तावर्ग रहता है और तालव्य सकार के साथ इचुसानाम तालु चावर्ग रहता है। इसी प्रकार मूर्धन्य सकार के साथ टावर्ग रहता है। आपने पढ़ा होगा सूत्र ऋटुरषाणाम मूर्धा। तो मूर्धा के साथ मूर्धन्य टवर्ग है, तालव्य के साथ तालव्य चावर्ग है और दंत सा के साथ दंत तावर्ग है। यदि आपने जो उच्चारण स्थान यदि पढ़े होंगे तब आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सके होंगे। अन्यथा जब मैं कभी आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तब आपको एक और अच्छी तरह तैयार होगा। अभी आप इतना तैयार कर सकते हैं कि सा और ता साथ साथ रहते हैं। इसको कहते हैं बड़ा सा भी कहते हैं, तालव्य कह सकते हैं। तो चा के साथ रहता है और मूर्धन्य जो शकार है वो ट के साथ रहता है। कभी भी संधि में यदि आपको समस्या आए तो इन 3 को याद रखिए और जो जिसके साथ है उसको वैसे ही रख दीजिए। आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इष्टत्व और इष्टत्व संधि में कभी भी गलती नहीं होगी। अब मैं आपको टवर्ग और तवर्ग से संबंधित उदाहरणों को बताता हूं। देखिए मित्रों, अब मैं आपको इष्टत्व संधि के अंतर्गत उन उदाहरणों को बता रहा हूं जिन उदाहरणों में तवर्ग और टावर्ग का योग होगा। जिन उदाहरणों में तावर्ग के साथ टावर्ग का योग होगा। तो बंधुओं, तावर्ग के बाद यदि टावर्ग आता है तो तावर्ग को टावर्ग हो जाएगा। यह मैंने जितने भी उदाहरण लिए हैं, तत टीका, मत टीका, बृहत टीका, तद डमरू और चक्रण ढौक से, इन सभी उदाहरणों में यही है, तावर्ग पूर्व में है और परे टवर्ग है। अब आप देखिए इनको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, मैंने यहां पर बताया था कि जब भी तावर्ग के पश्चात, ये तावर्ग है, जब भी तावर्ग के पश्चात टावर्ग आएगा तो तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाएगा और वह भी क्रमशः। जैसे ता के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, धा के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो अनुनासिक नकार का उदाहरण है वह बताता हूं, चक्रिण ढौक से। अब आपने देख लिया, चक्रिण ढौक से को जब आप जोड़ेंगे तो सबसे पहले संधि करते समय आप क्या देखेंगे कि पूर्व वर्ण में न है और न तवर्ग में आता है, तवर्ग में न आता है, और पर वर्ण जो है वो ढा है, वो टावर्ग में आता है। ठीक है, तब पीछे कोई भी वर्ण हो टावर्ग का, लेकिन जो पूर्व वर्ण होगा, जैसे पंचम वर्ण यदि है तो टावर्ग का पंचम वर्ण ही आएगा। तो पांचवा वर्ण ना है तो पांचवा वर्ण ही आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे खास तौर से अनुनासिक वर्ण में कि अनुनासिक वर्ण के स्थान पर अनुनासिक ही आपको रखना है। तो चक्रिन के स्थान पर, ना के स्थान पर क्या हो गया, अणा हो गया, और इधर आपका क्या है, डॉक से। और अगली पंक्ति में आप इसको अणाकार में हल चिन्ह है, अतः आधा कर दीजिए, और जब आप जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगी चक्रिन टॉक से। ठीक है, तो ना के स्थान पर अणा हो गया, ना के स्थान पर अणा इसलिए हो गया क्योंकि ना पांचवा वर्ण था और पंचम वर्ण ही
आएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, तद डमरू, तद डमरू। यहां पर देखिए द है, द ता वर्ग में आता है, और परे ड है, ड ट वर्ग में आता है, अर्थात इष्टुप्त संधि होगी। ठीक है, अब दोनों शर्तें आपने देख ली, पूर्व में तवर्ग होना चाहिए, पर में ट वर्ग होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आने पर हम संधि करेंगे इष्टुप्त। और द, मैंने कहा ना द तीसरा अक्षर है, तो यहां तीसरा अक्षर आप देख लीजिए, ड है, तो यहां पर ड कर देंगे, डमरू। अब देखिए हल चिन्ह है, तो आप लिखते समय आप ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा आप हल चिन्ह लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि डा को आधा हल चिन्ह लगा के ही लिखा जा सकता है, उसे आधा तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप करेंगे, आप दो उदाहरण सीख लिए, एक नकार का और एक तकार को बदल दिया। अब बंधुओं, ये जो अन्य उदाहरण मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि इस संधि में अब जो बता रहा हूं, यहां पर 3 संधियों का काम होगा। हम शॉर्टकट में भी आपको बता सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ आप अधिक सीखें, क्योंकि पुस्तकों में कभी कभी सीधे लिखे जाता है बृहत टीका और तकार को टवर्ग में बदल दिया जाता है और संधि हो जाती है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जिस प्रकार मैंने इष्टुप्त संधि में ता को त थ द तीसरा वर्ण किया था, जसत्व संधि के अंतर्गत किया था, क्योंकि सबसे पहले जसत्व का नियम लगेगा, और जसत्व का नियम लगने के बाद ता का तीसरा वर्ण अर्थात द हो जाएगा। ता का तीसरा वर्ण क्या है? त थ द, त थ द, तो द हो जाएगा, और परे आपका ज्यों का त्यों टीका ही रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन को आने के बाद बंधु आप इष्टुत्व का नियम लगाएंगे। अब देखिए आगे द है, पीछे टा वर्ग है। ठीक है, अब द और इधर टा वर्ग। अब द देखिए, द तीसरा वर्ण है, तो आप द का ही तीसरा वर्ण क्या ले लेंगे? ड यहां पर ले लेंगे। ठीक है, संधि होने के कारण यहां पर देखिए टा वर्ग परे है, तो द आपका तीसरा वर्ण है, तो टा वर्ग का भी तीसरा अक्षर ही आप यहां पर ले लेंगे। अब बंधुओं चरत्व का नियम लगेगा कि जो परवर मैंने बताया था कि परे यदि प्रथम और द्वितीय वर्ण है, जिसको खर कहते हैं, खर प्रत्याहार का वर्ण यदि परे है, तो खरिचा सूत्र से आगे वाला वर्ण अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। देखिए यहां पर ट पहला अक्षर है अपने वर्ग का, तो पहला अक्षर होने के कारण आगे वाला जो वर्ण है वह अपने वर्ग का प्रथम हो जाएगा, और जब अपने वर्ग का प्रथम हो जाएगा तो बंधुओं डा जो है, डा का प्रथम अक्षर क्या है? टा है, तो यहाँ पर टा हो जाएगा, और पीछे टीका लिखा ही था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बृहत टीका। ठीक है, और यदि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं या परीक्षा में ऐसा नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से हलंत लगा कर भी लिख सकते हैं बृहत टीका। ठीक है, अब आपको ये दिक्कत आ सकती है कि ये क्या बहुत कठिनता है, किसी को बदलें, किसको किस में बदलें, तो आप सीधे बृहत ता के स्थान पर सीधे टा कर दीजिए और बृहत टीका बना दीजिए, जो परे है वही आगे कर दीजिए। बहुत से उदाहरण इष्टुत्व और इष्टुत्व में ऐसे होते हैं, 90% उदाहरण ऐसे होंगे कि परे जो वर्ण हो वही आगे कर दीजिए। ठीक है, जैसे उत प्लस ज्वल, ता को जा कर दीजिए, पीछे जाए आगे भी जा कर दीजिए। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। रामस सेते,
आगे छोटा सा है, पीछे तालव्य सा है, आगे रामस्य थे, तालव्य सा कर दीजिए। तो इस तरीके से बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। शॉर्टकट में यदि आप जानना चाहें, जो परे हो वही आगे कर दीजिए। देखिए यहां परे डा था, आगे डा हो गया। यहां परे टा था, आगे टा हो गया। ठीक है। यहां परे ढा था, आगे ढा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण होने के कारण पंचम वर्ण ही आएगा। जो परे है उसे आगे मत करिए। कभी कभी यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए शॉर्टकट को बताने में थोड़ा मैं हिचकता रहता हूं कि जो परे है वही आगे कर देंगे तो ऐसी जगह पर आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण था। अब देखिए तत् धन टीका, यहां पर आपका नियम लग जाएगा। जो परे है वो आगे कर सकते हैं और आपकी संधि हो जाएगी। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि नियम से चलिए। पहले ता को क्या होगा? ता का तीसरा अक्षर हो जाएगा द। फिर क्या होगा? आपका इष्टत्व का नियम लगेगा और दा अर्थात डा में बदल जाएगा। तो आपका दा बदल जाएगा डा में। ठीक है। अब इस डा के स्थान पर अपने वर्ग का पहला हो जाएगा और ऐसे लिख दिया जाएगा तत् टीका। ठीक है। तो तत् टीका के स्थान पर हो जाएगा तट टीका, हल चिन्ह लगा रहेगा। और यहां पर देखिए बिल्कुल ऐसे ही मत टीका के स्थान पर पहले तो हो जाएगा द मद टीका। फिर आप दा के स्थान पर क्या करेंगे? दा का हो जाएगा डा होने के कारण डा हो जाएगा। दा तीसरा अक्षर है तो तीसरा अक्षर ही आप बनाएंगे मड टीका। फिर चरत्व का नियम लगाएंगे और डा के स्थान पर क्या हो जाएगा? डा के स्थान पर हो जाएगा मट टीका। आप इसी को कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी नीचे टा लगाकर भी लिख सकते हैं। और ये आपके सारे उदाहरण इष्टत्व संधि के बनेंगे। यहां पर मैं आपको फिर से समझा दूं। यहां पर क्या हुआ है? ये हो गया है आपका जसत्व संधि के कारण हुआ है और ये आपका हुआ है इष्टत्व संधि के कारण। और यहां पर डा के स्थान पर टा हुआ है, वो आपका हुआ है चरत्व के कारण। तो जसत्व का नियम लगा, इष्टत्व का नियम लगा और चरत्व का नियम लगा। इन तीनों उदाहरणों में तत् टीका, मत टीका और बृहत टीका में जसत्व पहले, फिर आपका इष्टत्व, इसके बाद चरत्व। आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब मैं आपको इष्टत्व संधि के अंतर्गत जो तीसरी परिस्थिति बनती है उसके विषय में आपको बताता हूं। अब बंधुओं आपको इष्टत्व संधि के तीसरा और चौथा नियम बताता हूं, क्योंकि इसकी 4 कंडीशंस हो सकती हैं। 2 आपको बता चुका हूं। एक पूर्व में दंत सकार हो और परे षकार या टवर्ग हो। दूसरा पूर्व में तावर्ग हो, परे टवर्ग हो। अब तीसरी कंडीशन कौन सी है कि पूर्व में मूर्धन्य षकार हो सकता है और तावर्ग परे हो सकता है। अभी तक जो हमने मैं आपको बताया था उसमें तावर्ग पूर्व में था, अब तावर्ग परे है, ये अंतर है। देखिए अब ता कहां पर होगा? पीछे होगा। ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब आप संधि करेंगे तब भी यही नियम लगेगा कि ता ही बदलेगा, अर्थात ता वर्ग ही बदलेगा। ये ध्यान रखेंगे, चाहे ता वर्ग आगे हो और चाहे ता वर्ग पीछे हो। ठीक है। अब इस कंडीशन में ता वर्ग परे है, फिर भी इसी ता वर्ग को टा वर्ग में बदल देंगे और आप इस धन टह करेंगे और जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा इष्टः। इसी प्रकार यहां पर भी आगे मूर्धन्य षकार है, परे ता वर्ग है, तो ता वर्ग को टा में बदलेंगे। ता पहला अक्षर है तो टा भी पहला ही रहेगा। इस प्रकार आप
भली प्रकार से समझ लीजिए। टा में बदल गया और संधि होने के पश्चात आपने इसको ऐसे लिख दिया, आकृष्ट। ठीक है, और संधि हो गई इष्ट आकृष्ट। ये तीसरी शर्त थी। अब एक चौथी शर्त क्या है वो मैं बताता हूं आपको कि ट वर्ग के परे ता वर्ग हो सकता है। यहां पर क्या था, षकार के परे ता वर्ग, यहां पर क्या है, टा वर्ग के परे ता वर्ग हो सकता है, मतलब पहले वाले के ठीक उल्टे। तो अब जो उदाहरण बताता हूं उसमें ता वर्ग पीछे है और आगे मूर्धन्य सकार के स्थान पर टा वर्ग है। ठीक है, अब क्षण प्लस नाम, यहां पर मैं संधि कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि क्षण कौन सा शब्द है, कहां से आ गया, वो तो सट होता है। तो उसको समझ लीजिए, ये भी सट का उदाहरण है, ये भी सट का है और ये भी सट का उदाहरण है। मैंने यहां पर बना दिया है। सबसे पहले शट होता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जसत्व करेंगे और टा का तीसरा अक्षर क्या है, ड। ट का तीसरा अक्षर ड आ जाएगा और फिर इसके बाद अनुनासिक वर्ण डा का अनुनासिक वर्ण क्या है, अणा। तो टा के बाद ड के बाद अणा हो जाता है। तो वही क्षण यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आगे तो टा वर्ग है और पीछे ता वर्ग है, तब बदलेगा ता वर्ग ही। ये आपको मैं बता चुका हूं, फिर से ध्यान रखेंगे। यहाँ आपका ज्यों का त्यों रहेगा और ये ना के स्थान पर पंचम वर्ण अणा हो जाएगा। ना के स्थान पर अणा ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब आप जब फाइनल जोड़ेंगे, अणा आधा है, आधा ही रखिए और शेष ऐसे लिख दीजिए, क्षण नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार यहां पर जाएंगे, ना की जगह पर अणा हो जाएगा और संधि कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे उदाहरण हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्षणवती। इसी प्रकार यहां पर भी आपका तीसरा उदाहरण है, क्षण प्लस नगरिया। अब देखिए, अड़ा के स्थान पर कुछ नहीं बदलेगा, ना के स्थान पर अड़ा आ जाएगा, क्षण यहां पर हो जाएगा अड़ागरिया, ना के स्थान पर अड़ा। ठीक है, और इसके बाद आधा अणा कर दीजिए, फिर पूरा कर दीजिए, फिर लिख दीजिए। अब यहां पर आपने देखा कि तीन उदाहरण जो कि परे ता वर्ग था और आगे टा वर्ग था, आपने समझ लिए। तो बंधुओं, आपने आज इष्टुत संधि को पढ़ा। मेरा प्रयास था कि आपको उदाहरण के साथ सरलता से समझा सकूं। मैं कुछ उदाहरण हिंदी के आधार पर आपको दे रहा हूं, उनका अभ्यास कर लीजिए और देख लीजिए कि ऐसे कौन से उदाहरण हैं तो संस्कृत से थोड़ा भिन्न हैं और हिंदी में भी बहुतायत से पाए जाते हैं। तो हिंदी के लोग हिंदी के उदाहरणों को समझ लीजिए और संस्कृत के आधार पर मैंने आपको समझा दिया है। अभी इसको विस्तार से और कभी समझाऊंगा जब पुस्तक के आधार पर लघु सिद्धांत कौमुदी या डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर आपको पढ़ाऊंगा। तो और अधिक विस्तार से आपको सूत्रों के साथ समझाऊंगा। तो आप अभ्यास कर लीजिए। मैंने आपके लिए कुछ अभ्यास दे दिया है हिंदी के आधार पर। ठीक है बंधुओं, आपने अभ्यास कर लिया और अब जाते जाते मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखने के लिए समय निकालते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं कुछ ना कुछ खास आपके लिए लाता रहूंगा। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समाम।